सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल के वीडियो में हमने बीएड द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत तृतीय यूनिट का जो शैक्षिक विचारक और बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में हमने अध्ययन किया था आपसे। आज हम इस वीडियो में बाल केंद्रित शिक्षा के आगे यानी कि क्रिया एवं गतिविधियों की अवधारणा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, जो बच्चों कल हमने शिक्षा क्या है, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, व्यापक अर्थ क्या है और जो परिभाषाएं जो शिक्षाविदों ने दी थी उसके बारे में हमने कल अध्ययन किया था। जैसा कि आपको पता है, पेस्टोलॉजी ने कहा था कि शिक्षा जो होती है मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक संतुलित व प्रगतिशील विकास है। इसी तरह से जॉन डेवी ने कहा था कि यह मनुष्य की उन योग्यताओं का विकास है जिसके कारण वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता को प्राप्त करता है तथा अपनी संभावनाओं को वह पूर्ण कर लेता है। तो शिक्षा का जो अर्थ है बच्चों, वो बहुत ही व्यापक है, यानी कि कक्ष की चार दीवारों से बाहर इस ध्येय की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए। बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए, यानी कि ये प्रश्न लग गया है कि शिक्षा के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए। तो सर्वांगीण विकास के लिए बालक का शारीरिक विकास होना जरूरी है, मानसिक विकास होना जरूरी है, नैतिक विकास होना ज़रूरी है, संवेगात्मक विकास होना ज़रूरी है, चारित्रिक विकास होना ज़रूरी है। यानी कि सब प्रकार से बालक का विकास होगा तो वह बालक सर्वांगीण बालक बनेगा, यानी कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि सभी बच्चे भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका मन बड़ा चंचल होता है, उनका ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं रहता। क्योंकि उनका मन चंचल होता है तो वो अपने आसपास की जो गतिविधियाँ होती है ना, तो उन पे उनका ध्यान चला जाता है। यदि हम छोटे बच्चे को सिद्धांतों की शिक्षा देंगे तो बच्चे थोड़ी देर के लिए तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनका ध्यान आसपास में क्या हो रहा है तो उधर अवश्य जाता है। अतः सिद्धांतों का जो हम शिक्षण अधिगम करवाते हैं, सिद्धांतों के विषय की जो शिक्षा देते हैं, तो बच्चे का ध्यान पूर्णतः नहीं जाता, कुछ समय के लिए स्थायी रहेगा, लेकिन बाद में उनका ध्यान उसमें नहीं लगेगा। क्योंकि बच्चों का जो मन है वो चंचल है, वो एक जगह पे स्थिर नहीं रह पाता है। इसी तरह जब अगर उन बच्चों को क्रियाएं और गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दे और किसी क्रिया गतिविधि में बच्चे अगर स्वैच्छिक सहभागिता ले, स्वैच्छिक रूप से इन्वॉल्व हो, तो उनका ध्यान उस गतिविधियों में ज़्यादा जाता है। यानी कि उन क्रियाओं गतिविधियों के माध्यम से जो बालक सीखता है तो उनका अधिगम स्थायी होता है, लंबे समय के लिए होता है, क्योंकि बच्चे स्वयं रुचि ले रहे हैं और जो शिक्षण अधिगम होगा वह अधिक होगा। तो इसी कारण प्रत्येक देश ने ठाना है कि हमारे बच्चे, हमारे देश के नागरिकों को जो शिक्षा मिले वह सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वोत्तम हो। इसलिए वह शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाते हैं ताकि हर देश के नागरिक अच्छे से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो जो क्रियाविधि और गतिविधियों में बच्चा जब स्वैच्छिक रूप से इन्वॉल्व होता है तो उनका ध्यान या अवधान पूरी तरह उस विषय पर केंद्रित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो उनकी ज्ञानेंद्रिय होती है तो एक या दो ज्ञानेंद्रिया या अधिक ज्ञानेंद्रिया उस गतिविधि पर केंद्रित हो जाती है, यानी कि उसका शारीरिक और मानसिक जो क्रियाशीलता बनती है ना, उस विषय वस्तु पर फोकस हो जाती है। और इस कारण जो वह अधिगम करता है वह अधिक करता है, रुचिपूर्ण करता है और स्थायी करता है। यानी कि जो अधिगम प्राप्त हुआ बच्चे को वह उच्च स्तर का प्राप्त होता है। अतः पहले जो गुरुकुल पद्धति थी तो उसमें बच्चों की जो क्रियाशीलता थी, गतिविधियाँ थी, तो उसमें उन बच्चों को इन्वॉल्व नहीं कराया जाता था। क्यों? क्योंकि गुरु सर्वे सर्वा होता था, तो इन बच्चों को शारीरिक क्रियाएं और मानसिक क्रियाओं से उनको वो नहीं बनाया जाता था, चेतन रूप में उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। जो गुरु ने बोला वही सर्वदा सत्य होता था। तो बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से उनको क्रियाशील नहीं बनाया जाता था, तो वह बच्चे रटने की प्रवृत्ति पर लिप्त हो जाते थे।
यानी कि जो भी सिद्धांत ज्ञान उन्हें मिला वो रटम रटा कर देते थे। लेकिन आज की जो वर्तमान शिक्षा है तो उसमें सर्वप्रथम क्रियाएं गतिविधियों को इन्वॉल्व किया गया है। तो क्रियाएं और गतिविधियाँ होती क्या है बच्चों? क्रिया तथा गतिविधियाँ वह होती है जिसमें बच्चा स्वाभाविक रूप से क्रियाशील होकर उस वास्तविक चीज़ को अनुभव करता है और सीखने में तत्पर या लीन हो जाता है। यानी कि जो अधिगम करेगा वास्तविक परिस्थितियों में तो वह अधिगम क्या होगा? अच्छा होगा और उच्च होगा। यानी कि क्योंकि बच्चा स्वयं सहभागी ले रहा है, उसका ध्यान उस क्रियाओं गतिविधियों पर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। इसी प्रकार यह एक व्यक्ति के द्वारा भी हो सकता है और समूह के द्वारा भी हो सकता है। एक व्यक्ति या समूह जब वास्तविक परिस्थितियों में वास्तविक पर्यावरण के अंदर स्वयं प्रतिभागी बनते हैं और सीखने की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो जो सीखने की क्रिया संपन्न होती है वो अधिगम अच्छा माना जाता है, स्थायी माना जाता है और उच्च माना जाता है। यानी कि शैक्षिक संदर्भ में इसको क्या कहते हैं? शैक्षिक संदर्भ में कि यह सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण है। क्या बोला है बच्चों? कि शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में ये क्रियाएं तथा गतिविधियां क्या है? सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण से परिपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें एक बालक क्या करता है? स्वयं रुचि लेता है, स्वयं सहभागी बनता है और अधिगम करता है। ठीक है, और इसके अपने निहित शैक्षिक प्रयोजन होते हैं। यानी कि इसके जो प्रयोजन है वह अपने आप में ही बच्चा व्यक्त कर लेता है। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए क्रिया गतिविधियों का वर्तमान शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है कि बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से और संवेगात्मक रूप से भी क्रियाशील होकर बच्चा सीखे। तो इसमें बच्चा चेतनापूर्ण होकर क्या करता है बच्चों? चेतनापूर्ण होकर वह शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो जाता है सीखने की प्रक्रिया में, क्रियाओं में, प्रक्रियाओं में या कार्य में शारीरिक तथा मानसिक रूप से वह तैयार हो जाता है और उसको आनंद की अनुभूति मिलती है, सुख मिलता है और इसके कारण जो उसको अधिगम होता है वह लंबे समय तक होता है और उच्च क्वालिटी का माना जाता है। तो ये जो क्रियाएं हैं या गतिविधियां हैं वह दर्शन शास्त्र से भी संबंधित हो सकती है, मनोविज्ञान से भी संबंधित हो सकती है, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक आदि से संबंधित ये क्रियाएं हो सकती है। यानी कि बच्चों को शारीरिक तथा मानसिक रूप से क्रियाशील बनाकर उनको अधिगम करवाना क्या कहलाता है? गुड क्रिया तथा गतिविधियाँ।